म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिटेल में समझते हैं तो उसके लिए हमने क्या ले रखा है, आपका एनसीईआरटी का ही फिगर है, उस फिगर को मैंने बना रखा है। एक एक्सिस आपकी फिक्स करी, उस एक्सिस पे सोलेनॉइड रखा जिसकी लेंथ एल है, और फिर एक और सोलेनॉइड उसके ऊपर ही लपेटा। एक्चुअल में ऐसे समझो कि एक ये जैसे पेन है, पेन की एक एक्सिस फिक्स कर ली, एक बार वायर को लपेटा, फिर मान लेते हैं पॉलीथीन वगैरह लगा दिए जिससे वो कंडक्ट ना करे, फिर उसके ऊपर फर्दर एक और नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल चढ़ा दी। दोनों अलग अलग हैं, तो अगर पहले वाले में करंट दिया आपने, उसके कारण दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, इंडक्शन होगा। और अगर दूसरे वाले में करंट दिया तो उसके कारण किसमें इंडक्शन हो जाएगा, पहले वाले में इंडक्शन होगा। ऐसा बताया था फैराडे ने। अब फैराडे के साथ ही म्यूचुअली ही सेम, फैराडे यूएसए में काम कर रहे थे आपके, और हेनरी आपके जो इंग्लैंड में काम कर रहे थे, पैरेलल एक ही टाइम पे दोनों लोगों ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इसीलिए हमेशा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है या सेल्फ इंडक्टेंस है, इनकी जो यूनिट है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इनकी हेनरी। यूनिट क्या होती है, हेनरी। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? ठीक है ना, ये चीजें और आपको याद होनी चाहिए। फर्दर अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें, अब समझना, तो जैसे एक ये कॉइल S1 वाला सोलेनॉइड S1 लिख लिया इसको, और दूसरे वाले को क्या लिख लिया, सोलेनॉइड S2। एक में n नंबर ऑफ टर्न्स, n1 नंबर ऑफ टर्न्स, जो S1 है उसमें n1 नंबर ऑफ टर्न्स, S2 में n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इनकी जो डिस्टेंस समझना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए जो लूप का रेडियस ली गई, जैसे इसकी R1 है, इसकी R2 है। बट आगे मैं आपको एक चीज और थोड़ी सी समझाऊंगा, जिसमें होगा क्या कि ये R1 और R2 चूंकि एक के ऊपर एक लपेटे गए होंगे, तो हम इनको लगभग बराबर मान लेंगे। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के दिखा रहा हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता कैसा है, सिंस अभी आपने ये बताया, अभी आपने ये समझा था कि N1 इज इक्वल्स टू M12 और I2। अगर मैं आपसे कहूं ये म्यूचुअल, इसको क्या पढ़ेंगे आप, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2। इसको क्या पढ़ा जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2। पहले के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस आया किसके कारण, दूसरे में जो करंट है उसके कारण। तो किया क्या, सबसे पहले S2 में एक करंट दिया हमने, S2 में एक करंट दिया, वो करंट मूव करना स्टार्ट हुआ, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, फील्ड के कारण एक फ्लक्स बना, जो इस S1 कॉइल के साथ या S1 सोलेनॉइड के साथ क्या हुआ, लिंक हुआ तो ये फिनोमिना हुआ। अब हमें जो कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, वो कैलकुलेट करना है M12 की वैल्यू क्या होगी। ये एक फिक्स होनी चाहिए चीज, जैसे रेजिस्टेंस फिक्स होता है ऐसे ही आपका इंडक्टेंस भी किसी भी कॉइल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह ना बदलें तो उस चीज के लिए क्या करते हैं, गौर करना। हमें पता है सिंस N1 है कहीं भी, अगर हम N1 ∅1 को लिखें, गौर करना, N1 ∅1 को लिख रहा हूं मैं, N1 ∅1 को लिख रहा है, गौर करना। तो N1 जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होते हैं वो स्मॉल n के बराबर होता है। कैपिटल N लिखा जाएगा तो उसी को लिखा जाएगा N1 इंटू N। चूंकि दोनों की लेंथ, चाहे ये सोलेनॉइड हो चाहे बड़ा वाला सोलेनॉइड हो, दोनों की लेंथ सेम है, तो मैंने L को सेम एज इट इज L लिखा रहने दिया। कोई दिक्कत इस बात से नहीं। और इसके बाद ∅1 की बात करी, ∅ बराबर होता है B इंटू ए। ∅ बराबर क्या होता है, B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स बना रही होगी वो करंट किसका होगा, I2 वाली। वो कौन सी फ्लक्स बना रही होगी, जो I2 करंट है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, वही तो फ्लक्स बना रही होगी ∅1। तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे म्यू नॉट N2 I2। म्यू नॉट NI वैसे होता है, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट NI, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट N2 I2। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। सोलेनॉइड 1 का एरिया क्या है, पाई R1 स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। तो इसी को हम लोग क्या लिख लें, डायरेक्टली गौर करना, जब ये N1 ∅1 के बराबर इतना है तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो इसी को लिखा जाएगा N1 N2 और इधर लिख लूं मैं म्यू नॉट, तो म्यू नॉट N1 N2 फिर L और पाई R1 स्क्वायर, L और पाई R1 स्क्वायर, और साथ में क्या I2, और दूसरी तरफ आपका क्या होगा M12 और साथ में क्या I2।
M12 और साथ में क्या I2, I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2 वो निकल के आएगा आपका म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। एक्चुअल में ये R1 भी ना लिख के आप चाहो तो उसको R लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ाए गए हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में उतना अंतर नहीं आएगा। और इन कंपैरिजन ऑफ लेंथ एरिया वैसे मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बहुत कम होगा, ठीक है ना। पर फिर भी आपको ऐसा बुक में लिखा हुआ है, आपको ऐसा लिखना आना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा, ये तो चलो ठीक है कि हमने किसमें कॉइल में करंट दिया था, सेकंड कॉइल में करंट दिया था तो I2 निकाला। अब अगर इसी जगह पहली कॉइल में करंट देना होता, पहली कॉइल में करंट देना होता और दूसरे म्यूचुअल इंडक्शन निकालना होता, तो वो क्या आता है, तो वो हम लिखते कि N2 वो क्या लिखते हम लोग, N2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंड ड्यू टू 1 और करंट कौन सा, करंट कौन सा, फ्लक्स सेकंड का है तो करंट कौन सा, पहला। अगर हम उसको निकालने का प्रयास करें तो फिर से देखना वैल्यू क्या आती है, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जब N2 होगा तो इधर निकल के आएगा, मतलब अगर हम लोग N2 को लिखेंगे, गौर करना, तो क्या लिखोगे N2 इंटू एल, N2 इंटू एल। अब जो फाइव है, फाइव फिर से B इंटू ए, B इंटू ए का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहली वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किसके कारण, करंट I1 के कारण, वो होगी आपकी म्यू नॉट N1 I1, वो क्या होगी N1 I1। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, पाई R2 स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे भाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर गौर करना, जब दूसरे का लिखा जाएगा तो सीधी सी बात है I2 ये लिखा जाएगा, बट बुक में क्या किया गया, डायरेक्टली यहां पे R1 लिखा हुआ है। आप R2 लिख लेना, बाद में उनको बता देंगे कि R1 और R2 अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर क्या हुआ, R2 इज इक्वल्स टू, साथ में अब क्या बचा, ये इतने के बराबर है। अब ये N2 किसके बराबर, M21 I1 के, तो इसी को ऐसे लिखूं मैं, म्यू नॉट N1, ये वाला N1, ये N2, फिर क्या L, फिर क्या पाई R2 स्क्वायर, और ये बराबर किसके, अगर अब आपसे बात साथ में I1 और साथ में क्या I1, ये बराबर किसके M21 I1 के, I1 से I1 कट जाएगा और M21 जो होगा वो बराबर आ जाएगा आपका म्यू नॉट N1 N2 L पाई R2 स्क्वायर, ये हुआ। अब अगर M1 M21 और M12 को देखें, M21 में क्या आया, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर और इधर पाई R2 स्क्वायर। देखा जाए तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। मैंने क्यों बताया कि चेंज नहीं है, क्योंकि R1 और R2, तो आप क्या कहोगे, सिंस R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2, R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। वो जो नंबर ऑफ टर्न्स बनाए गए वो देखने के लिए अलग चीज है, बट जैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग अलग मतलब वैल्यू देगा आपकी। बट फिर भी समझना, एक्चुअल में आप किसी एक को लेके चलो, एक को लेके चलो, एक कॉइल को लेके चलो अगर, तो इंडक्शन जो होगा वो एक्चुअल में जैसे बड़ी से छोटे में जाना, छोटे से बड़े में जाना, उनमें कोई अंतर पाया नहीं जाता, उनमें कोई अंतर पाया नहीं जाता। बट हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाइज लिखना होता है तो हम इनको लिखते हैं R1 और R2 को। तो R1 और R2 चूंकि एक दूसरे के ऊपर ये लपेटे गए हैं तो ये बराबर होंगे। देन होगा क्या कि M12 को हम कह सकते हैं कि वो किसके बराबर होगा, M21 की, किसके बराबर होगा, M12 किसके बराबर, M21 के बराबर होता है। चाहे M12 निकालो चाहे M21 निकालो। फर्दर अगर हम लोग चाहें तो EMF निकाल सकते हैं, इसी का क्या निकाल सकते हैं, EMF निकाल सकते हैं। हमें पता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि E इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई इक्वल्स टू क्या होता है अपना, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब अगर फाई वाइज आपसे पूछूंगी फाई कितना है, तो हम अगर चाहे इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, जिसको भी आपका मन करे उसको लिख सकते हो। बट अगर हमें ईएमएफ निकालना है पहली कॉइल में, कि पहली कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है, तो उसके लिए जो फ्लक्स होगा वो किसका होगा, दूसरी कॉइल का, दूसरी का होगा तो उसी को लिखा जाएगा माइनस डी, मतलब समझना
इसी को लिखा जाएगा, चूंकि फाई के बराबर, यहां गौर करना, फाई बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो फाई 1 लिखेंगे तो वो बराबर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2 और साथ में क्या I2। फाई 1 बराबर ऐसे लिखेंगे N1 फाई 1 टर्म में। अब अगर मैं E1 निकालना है तो यहाँ फाई 1 होगा, फाई 1 होगा तो M12 इंटू क्या I2, तो यहां आएगा M12 इंटू DI2 अपॉन DT। जब E1 है तब यहां I2, अगर यहां E2 है तो इधर आएगा माइनस M21 DI1 अपॉन DT। ऐसे करके आपको ये EMF दोनों क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। इतना होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस में।